हाँ, आज हम इन्हीं खबरों को जोड़कर 3 बड़े हिस्सों पर बात करेंगे। ठीक है। पहला हम देखेंगे कि देश के भीतर समाज में और केंद्र राज्यों के रिश्तों में किस तरह का दबाव बन रहा है। फिर हम उसे एक बड़े राजनीतिक बदलाव की पड़ताल करेंगे जो भारत की सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। और तीसरा? और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया की बिसात पर भारत अपने लिए कौन सी नई जगह बना रहा है। तो चलिए आज के अखबार के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन खबरों के पीछे की असली कहानी क्या है। पहली खबर जिसने मेरा ध्यान खींचा वो पश्चिम बंगाल से है। हम्म। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है हर महीने कम से कम 15,000 रुपए वेतन। लेकिन ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई पहचान की है, गरिमा की है। पहचान की। हाँ। असली मुद्दा ये है कि इन लाखों महिला कार्यकर्ताओं को कर्मचारी का दर्जा ही नहीं दिया जाता। उन्हें स्कीम वर्कर या एक्टिविस्ट जैसे नाम दिए गए। एक्टिविस्ट। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अखबार के विश्लेषण के मुताबिक इसकी नींव इंदिरा गांधी सरकार के समय रखी गई थी, ओह। ताकि इन कार्यकर्ताओं को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रखा जा सके। मतलब न न्यूनतम वेतन की गारंटी, न पेंशन, न कोई सामाजिक सुरक्षा। एक मिनट, मतलब ये कोई चूक नहीं है, बल्कि ये दशकों से चली आ रही एक सोची समझी व्यवस्था है। बिल्कुल। ताकि देश के स्वास्थ्य और पोषण की रीढ़ इन महिलाओं को वो अधिकार ना मिले जो एक स्थायी कर्मचारी को मिलते हैं। क्या इसे बदलने की कभी कोई कोशिश नहीं हुई? कोशिशें तो हुई, लेकिन सिर्फ कागज पर। लेख बताता है कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने साफ साफ सिफारिश की थी क्या सिफारिश की थी? कि इन्हें नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन और पेंशन दी जाए। लेकिन उसके बाद आईयूपीए और फिर एनडीए, किसी भी सरकार ने इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया। और तो और 2018 में केंद्र ने इनके मानदेय में अपने हिस्से का योगदान भी बंद कर दिया। क्या? तो सारा आर्थिक बोझ? सारा बोझ राज्यों पर आ गया। अच्छा, तो अब सारा बोझ राज्यों पर है। यहीं से बात और ज्यादा उलझ जाती होगी, बिल्कुल। क्योंकि हर राज्य की आर्थिक स्थिति एक जैसी तो है नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जैसे दक्षिण के कुछ राज्य, वो अपनी तरफ से ज्यादा पैसे दे पा रहे हैं, और जो राज्य गरीब है वो पिछड़ जाते हैं। तो एक ही काम के लिए देश के अलग अलग कोनों में महिलाओं को अलग अलग पैसा मिल रहा है। ये सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के बीच एक तनाव का बिंदु बन गया है। तो ये एक तरह का आर्थिक और सामाजिक तनाव है। और अखबार में एक और खबर है जो एक अलग लेकिन बहुत गहरे तनाव की बात करती है, मणिपुर से। हाल ही में मयांग लंबम ऋषिकांत सिंह नाम के एक मैतेई व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वो कुकीजों बहुल इलाके में अपनी पत्नी से मिलने गए थे, जो खुद कुकीजों समुदाय से हैं। ये खबर पढ़कर दिल दहल जाता है। ये घटना उस बड़ी त्रासदी की एक और दुखद कड़ी है जो 3 मई 2023 से चल रही है। हाँ, इसकी जड़ में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और उसका विरोध है, जिसने 2 समुदायों के बीच एक खूनी लकीर खींच दी है। अखबार ये भी याद दिलाता है कि राज्य में फरवरी 2025 से, यानी लगभग 1 साल से राष्ट्रपति शासन लागू है। 1 साल से राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब तो ये है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थानीय शासन पूरी तरह से ठप हो चुका है। हाँ। सरकार और प्रशासन लोगों का भरोसा कायम करने में नाकाम रहे हैं। हाँ, और जमीनी हकीकत यही है। पहाड़ों और घाटी के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि एक समुदाय के व्यक्ति का दूसरे समुदाय के इलाके में जाना भी जानलेवा हो गया है। ये दिखाता है कि राज्य के भीतर सामाजिक ताना बाना किस बुरी तरह से टूट चुका है। बिल्कुल। और ये केंद्र राज्य का तनाव सिर्फ पैसों या सुरक्षा को लेकर नहीं है। अखबार के पाठकों के पत्र वाले सेक्शन में भी इसकी एक झलक मिलती है। अच्छा। एक पाठक ने लिखा है कि कैसे कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल, जो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, चुनी हुई सरकार के कामों में कथित तौर पर अड़ंगा डाल रहे हैं। ये भी तो संघीय ढांचे पर एक तरह का दबाव है ना? सही कहा। ये दिखाता है कि तनाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। जब राज्य सरकारों द्वारा पास किए गए बिल राज्यपाल के पास महीनों तक अटके रहते हैं, तो ये सीधे सीधे शासन और लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। ये सारी खबरें मिलकर एक ही कहानी कह रही हैं कि भारत का आंतरिक संतुलन, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। तो हमने देखा कि जमीनी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को लेकर एक खींचतान चल रही है, और ये केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते को भी तनावपूर्ण बना रही है। हाँ। लेकिन एक और बहुत बड़ा बदलाव है जो पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है।
एक ऐसा बदलाव जो भारत की सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल सकता है, और वो है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। और ये शायद आजादी के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। सबसे बड़ा। हाँ, आसान शब्दों में परिसीमन का मतलब है लोकसभा की सीटों को राज्यों के बीच उनकी आबादी के हिसाब से फिर से बांटना। अभी जो 543 लोकसभा सीटें हैं, उनका बंटवारा 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971, 50 साल से भी ज्यादा पुरानी जनगणना हाँ, पास थी। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। ऐसा क्यों किया गया था? उस वक्त ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा सके। संदेश ये था कि जो राज्य अपनी आबादी कम करेंगे, उन्हें राजनीतिक रूप से इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा। इसलिए सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन ये रोक 2027 की जनगणना के बाद खत्म हो रही है, और यहीं से एक बहुत बड़ी दुविधा शुरू होती है। और वो दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि पिछले 50 सालों में दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल ने परिवार नियोजन में बेहतरीन काम किया और अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को काफी हद तक काबू कर लिया। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। अब अगर सिर्फ आबादी को आधार बनाकर सीटें बांटी गई ये तो एक तरह से अच्छी गवर्नेंस की सजा हुई। बिल्कुल। जिन राज्यों ने राष्ट्रीय नीति का पालन किया, परिवार नियोजन में बेहतर काम किया, उन्हीं की आवाज संसद में कम हो जाएगी। क्या लेख इस विडंबना पर और कुछ कहता है? लेख में दिए गए आंकड़े इसी विडंबना को और गहरा करते हैं। जैसे एक अनुमान के मुताबिक नए परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 151 तक हो सकती हैं। 151? हाँ, और बिहार की 40 से 82। दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरल की सीटों की कुल संख्या शायद थोड़ी बढ़े, लेकिन संसद में उनके सांसदों का कुल प्रतिशत हिस्सा काफी कम हो जाएगा। ये तो एक नैतिक और राजनीतिक विरोधाभास है। सही कहा। ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। अगर सिर्फ 2 राज्य, यूपी और बिहार, मिलकर लोकसभा का लगभग 1/4 हिस्सा नियंत्रित करने लगेंगे, तो फिर क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा? गठबंधन की राजनीति का तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। तो क्या इसका कोई समाधान है? लेख में कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। हाँ, लेख में 6 अलग-अलग विकल्पों पर चर्चा की गई है। एक तो यह है कि मौजूदा रोक को कुछ और दशकों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है। दूसरा विकल्प है कि सीटों के बंटवारे में सिर्फ जनसंख्या को नहीं, बल्कि विकास के दूसरे पैमानों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को भी वजन दिया जाए। ये दिलचस्प है। एक और सुझाव उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 3 या 4 छोटे राज्यों में बांटने का भी है। लेकिन हर समाधान के अपने फायदे और नुकसान हैं, और इस पर राजनीतिक सहमति बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो भारत सिर्फ अपने अंदरूनी राजनीतिक नक्शे को ही नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह को भी फिर से परिभाषित कर रहा है। और यहीं पर आज के अखबार की एक और अहम खबर आती है, भारत और यूरोपीय संघ की बढ़ती नजदीकी। इस साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष मुख्य अतिथि हैं। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकेत है। ये बहुत बड़ा संकेत है, और ये रणनीतिक स्वायत्तता की बढ़ती जरूरत को दिखाता है। ये रणनीतिक स्वायत्तता शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है। क्या हम इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आजादी, बिना किसी एक सुपर पावर के दबाव में आए। मतलब न तो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर रहना, न चीन से डरना, न ही रूस की हर बात मानना। भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां कई ताकतें हों, ताकि किसी एक देश की दादागिरी न चले। अच्छा। और इसी सोच के साथ ये साझेदारी मजबूत हो रही है। तो इस साझेदारी के मुख्य स्तंभ क्या हैं? अखबार किन चीजों पर जोर दे रहा है? इसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है एक मुक्त व्यापार समझौता, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। हाँ, FTA। और दूसरा है सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी। लेकिन यहां भी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे कि? ये FTA वाली बात तो मैं कई सालों से सुन रही हूं। ये समझौता 2007 से अटका है, मतलब लगभग 20 साल। हाँ, आखिर पेच कहाँ फंसा है? लेखों के मुताबिक इसकी बड़ी वजह है। जैसे यूरोप चाहता है कि भारत अपनी ऑटोमोबाइल और शराब जैसी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, और भारत? वहीं भारत अपने किसानों, खासकर डेयरी उद्योग को यूरोप के बड़े बाजार से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लाखों लोगों की नौकरियों और आजीविका का भी सवाल है। दूसरा स्तंभ यानी रक्षा साझेदारी, भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए बहुत अहम हो सकता है, जहां यूरोपीय कंपनियां भारत में आकर रक्षा उपकरण बना सकती हैं। तो आज के अखबार के पन्ने पलटते हुए हमने एक लंबा सफर तय किया। हाँ।
हमने पश्चिम बंगाल में एक आशा कार्यकर्ता के संघर्ष से बात शुरू की, मणिपुर के दुखद विभाजन को देखा, केंद्र राज्य के तनाव को समझा और फिर परिसीमन जैसी राष्ट्रीय चुनौती से होते हुए भारत यूरोप की वैश्विक साझेदारी तक पहुंचे। सही। और अगर आप देखें तो इन सभी अलग अलग मुद्दों में एक साझा धागा है। क्या? वो धागा है पुनर्बातचीत का, रीनेगोशिएशन का। आशा कार्यकर्ता सरकार के साथ अपने सामाजिक अनुबंध, अपनी पहचान और अपने अधिकारों पर फिर से बातचीत कर रही हैं। मणिपुर में समुदाय एक दूसरे के साथ विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन के जरिए पूरा देश राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन पर फिर से बातचीत करने की कगार पर है। सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत दुनिया के साथ अपनी शर्तों और अपनी साझेदारियों पर फिर से बातचीत कर रहा है। बिल्कुल। और इस सारी पुनः बातचीत के केंद्र में एक ही शब्द बार बार सामने आ रहा है, प्रतिनिधित्व। आपने बिल्कुल सही कहा। आज जिन स्रोतों पर हमने चर्चा की, वे सभी किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व के सवाल से जूझते हैं। चाहे वो आशा कार्यकर्ताओं का आर्थिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व हो, या परिसीमन में राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, या फिर वैश्विक मंच पर भारत का रणनीतिक प्रतिनिधित्व।